नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। ये कंफर्म है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट तो नहीं है, क्लोरोफिल तो कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम 2+ होता है, मैग्नीशियम 2+ का कॉम्प्लेक्स होता है क्लोरोफिल। EDTA यूज फॉर रिमूवल ऑफ द हार्डनेस, ठीक है। EDTA कैल्शियम वगैरह के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिससे हम रिमूवल ऑफ हार्डनेस के लिए काम में ले सकते हैं। गोल्ड का आप देख रहे हो, इट इज यूज इन फोटोग्राफी। ये गोल्ड फोटोग्राफी में इतना यूज नहीं होता, मेनली AG वगैरह जो होते हैं, AG के सॉल्ट, वही फोटोग्राफी में यूज होते हैं, ठीक है। डी पेनिसिलियम इज चिलेटिंग लिगेंड, एज ए मेडिसिन हम काम में लेते हैं। एंड ये है अपने पास विल्किंसन कैटलिस्ट, ये भी सही बात है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए? एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम कहेंगे इसका आंसर आएगा फर्स्ट, क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम एंड AgH2O3 जो अपन बनाते हैं हाइपो में, जब इसको घोलते हैं, जो AgBr का इमल्सन होता है, उसमें फोटो खींचने के बाद हाइपो में देते हैं, तो Ag उसके साथ जो एक्टिवेटेड AG नहीं होता वो उसके साथ यूज करके फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने के काम में आता है। AgH2O3 2- ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि फोटोग्राफी में काम में लेते हैं, ठीक है। ये सारे है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट इसमें फर्स्ट और थर्ड, तो आंसर इसका जाएगा 1। नेक्स्ट, ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे A2 गैस, B2 गैस, 2AB, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है 200 किलोजूल पर मोल। ये ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, ऐसे बोल रहा है वो। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए होती है, और 1 मोल के लिए होती है तो ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के लिए जो डेल्टा H लिखी जाएगी फिर वो क्या वैल्यू आ जाएगी? -400 वैल्यू आ जाएगी किलोजूल, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 1 मोल के लिए ही डिफाइन होती है। और अगर आपको पता है यहाँ 2 मोल बन रहे हैं तो ये डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी? फिर 400 हो जाएगी। अब इक्वेशन में आपको पता क्या करना है बेटा? द रेशियो ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है, और ये रेशियो आपको गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी के रेशियो दे रखे हैं। यार बॉन्ड एंथैल्पी के रेशियो अगर हमें दे रखे हैं तो बॉन्ड एनर्जी जब गिवन हो और डेल्टा H ऑफ रिएक्शन आपको पता लगानी है, तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये वाला हम रिलेशन काम में लेते हैं। तो सपोज ये 1:0.5 एंड 1 है, ये 0.5 1 0.5 रेशो 1 है। फाइनली यहां से हम देखेंगे तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी -400 हो गया। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट पहले, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ B माइनस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB। अब हमने सपोज इसको मान लिया X, A की बॉन्ड एंथैल्पी हमने X मान ली, रेशो आपको 1:0.5 है, ये 0.5 रेशो बंद गिवन है। तो X प्लस यहां क्या आ जाएगा? X प्लस XY2, B2 के लिए वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, ठीक है। XY2 माइनस 2 इंटू AB के लिए 1 है, तो X आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो XY2 की वैल्यू 400 आएगी और X की वैल्यू 800 किलोजूल। इसका मतलब A की बॉन्ड एनर्जी आपके पास 800 किलोजूल पर मोल होगी। जैसा हमको डाटा मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका 800 किलोजूल पर मोल आना चाहिए। नेक्स्ट, ये है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। अब आप देख रहे होंगे दोनों हाइड्रोक्साइड कैसे रिएक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड आर दोज हाइड्रोक्साइड व्हिच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, जो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं उनको एम्फोटेरिक बोलेंगे। और इसीलिए स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल भी हो जाएगा, घुल जाएगा, मतलब ये इसको घोल देगा। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फॉर द अबव रिएक्शन which of the following are correct statement? Beryllium is tetrahedrally coordinated in anionic part। जब ये रिएक्शन बने, मतलब प्रोडक्ट के लिए पूछ रहा है, ये प्रोडक्ट के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बेरिलियम इज ए टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेटेड एनायनिक पार्ट। जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन आपको देखो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रोंशियम, तो आपको पता है बेरिलियम की मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है बेरिलियम। तो इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है BeOH4 स्ट्रोंशियम उसको बैलेंस कर दिया। तो बिल्कुल सही बात है कि ये टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेटेड है, इसका मतलब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा OH के साथ। इसमें OH यहाँ एज ए लिगेंड आप मान सकते हैं। तो क्या हो गया फिर? बेरिलियम टेट्राहाइड्रली कोऑर्डिनेटेड, ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम आर प्रेजेंट इन एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट में स्ट्रोंशियम और बेरिलियम दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं।
एनानिक स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम आर प्रेजेंट इन एनानिक पार्ट। अगर मैं एनानिक पार्ट की बात करूं तो इसको आप डिसोसिएट करोगे तो क्या बनाओगे बेटा, स्ट्रोंशियम 2+ एंड बेरिलियम OH होल 4-। ये इसका एनानिक पार्ट है। तो एनानिक पार्ट में स्ट्रोंशियम तो नहीं है और स्ट्रोंशियम तो कैटायनिक पार्ट बना रहा है, एनानिक पार्ट में तो सिर्फ बेरिलियम है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन। हाँ ठीक है, यहां पर OH ले रहा है तो ये एज ए एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एम्फोटेरिक है तो, और ये एज ए बेस की तरह रिएक्शन कर रहा है तो ये सही बात है। स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम आर प्रेजेंट इन कैटायनिक पार्ट, नहीं, कैटायनिक पार्ट में सिर्फ स्ट्रोंशियम है तो इसका आंसर आ जाएगा A एंड C, इसका मतलब 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ClF5 इज, अब ClF5 की ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहा है। क्लोरीन का इंटरहैलोजन कंपाउंड है ClF5। ClF5 में ClF5 जो आपके पास कंपाउंड है इसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम है, फाइनली इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कैसी हो गई, स्क्वायर पिरामिडल लोन पेयर। आप कहीं भी इसमें लगा सकते हैं, बाकी क्योंकि सारी पोजीशन सेम है तो ये लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर है और ये ClF5 है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। और क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा ही है तो ये लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स होंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थोड़े स्ट्रांग होंगे और लंदन फोर्स भी होंगे, तो उनके सबके बेसिस की वजह से ये लिक्विड में रहता है। तो इसका आंसर ये 1 नहीं है, इसका आंसर आएगा 2। क्यों? ClF5 स्क्वायर पिरामिडल होगा और कलरलेस लिक्विड होगा, इसका आंसर होगा 2। इट इज ए स्क्वायर पिरामिडल एंड कलरलेस लिक्विड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द हाईएस्ट थर्ड आयनिक एनर्जी। ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आया। जनरली F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर साइज के बारे में या फिर उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। आयनस एनर्जी में पूछा है तो कॉन्फ़िगरेशन को यूज में लेके हम आयनस एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। ये पूछ रहा है किस पेयर में हाईएस्ट थर्ड आयनस एनर्जी होगी। अब इनमें अपन पेयर देखें तो एक आपके पास है यूरोपियम, एक है गैडोलिनियम। ठीक है, अगर मैं यूरोपियम का जो 63 है इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ज़ीनॉन 4f7 6s2, तो थर्ड आयनस एनर्जी में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। उसके बाद थर्ड आयनस एनर्जी जो आएगी वो, जैसे आप अगर अपन बात करें यूरोपियम न्यूट्रल, उसके बाद में यूरोपियम पे प्लस चार्ज आ गया, उसके बाद में यूरोपियम 2+, देन यूरोपियम 3+, तो ये होगा इसका IE1, दिस इज फर्स्ट आयनस एनर्जी, ये होगा इसका IE2 और ये होगा IE3। तो थर्ड आयनस एनर्जी की बात करेंगे अपन, यहां का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 6s1 होगा और यहां का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f7 जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो जैसे ही कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है तो जंप काफी बड़ा हो जाता है एनएस एनर्जी में, तो IE3 की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया यूरोपियम में। अच्छा, इसी के साथ गैडोलिनियम की बात करें, गैडोलिनियम जस्ट इसके नीचे ही होता है और GD मतलब 64 होगा। और GD के लिए अगर अपन बात करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f14 5d1 6s2। तो आप देख सकते हैं इसका आयनस एनर्जी तो कम होगा क्योंकि इसमें जो थर्ड आयनस एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 5d से निकलेगा, एक 4f7 होगा। ये जो वैल्यू आएगी ये 4f7, 14 नहीं होगी, ये 4f7 होगा। 4f7 5d1 6s2। तो आप देख सकते हैं कि यहां से 2 ये और एक थर्ड आयनस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन 5d से निकलेगा, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए इसकी थर्ड आयनस एनर्जी यूरोपियम से तो कम होगी। इसलिए सबसे ज्यादा जो गिवन है उनमें इसमें यूरोपियम की होगी, इन दोनों में। तो आगे और देख लेते हैं, यूरोपियम और इट्रीबियम। यूरोपियम तो ठीक है, इट्रीबियम का आपको दे रखा है ज़ीनॉन 4f14 6s2। अच्छा, ये मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि यहां पर आप देखो थर्ड आयनस एनर्जी में ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसकी भी थर्ड आयनस एनर्जी होगी तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। 4f14 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन both Europium and Ytterbium obtain stable configuration, therefore removal of third electron is much difficult. Therefore the third S energy for both these two element is very high. तो हाई थर्ड एस एनर्जी इसमें आंसर आ जाएगा आपका ये यूरोपियम और इट्रीबियम का। गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम की बात करें, गैडोलियम का मैं बता चुका हूं आपको। ल्यूटेशियम क्या होता है, ल्यूटेशियम 71 होता है, ल्यूटेशियम का ये ल्यूटेशियम 71 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो वो आएगा ज़ीनॉन
4F14 5D1 6S2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो फाइनली यहां पर भी आप देख सकते हो ये 5D का इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जब होगी तो आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा, 5D से निकालना पड़ेगा। तो अगेन ल्यूटेशियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इट्रिबियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन सब के डिस्कशन से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है।